सदीनामा आपको ले चल रहा है हिंदी विश्वविद्यालय। दो 2023 को हिंदी विश्वविद्यालय के प्रांगण में संदीप अवस्थी का व्याख्यान और सदीनामा का पुस्तक मेला। इस व्याख्यान के समय जो प्रोफेसर उपस्थित थे उनके नाम इस प्रकार है: अभिजीत सिंह, सचिव सुकृति घोषाल, पारोमिता दास और अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उपस्थित थे। साथ में रविंद्र भारती के प्रोफेसर अंबर चौधरी भी वहां उपस्थित। व्याख्यान माला में संदीप जी ने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श के बारे में छात्रों को बताने का कार्य किया। आज के इस अतिथि व्याख्यान के मेरे साथी की अध्यक्षता कर रहे कुल सचिव घोष जी, वित्त अधिकारी जो अभी चले गए, उनका सरनेम भूल गया, विजय जी, विजय जी, पार्वता जी और मेरे मित्र सहयोगी अंबर जी, और आपका नाम इंद्रजीत और प्रेम बहादुर जी, और मेरे प्यारे प्यारे बेटे और बेटियों, सबसे पहले ये देख लीजिए, तय कर लीजिए, विमर्श जो है जिसे हम अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं, अनुवाद की भाषा है, तो और एक थे उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देहरादून में काम करते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उन लोगों ने इस बात पे ऐतराज किया, ये देखिए खास बात, कि दलित ही दलित के बारे में लिखिएगा। ये पहली लाइन ही ठंडा थी दलितों के लिए, कि तुमको अगर आगे आना है तो तुम ही लिखो। अब वो ऐसा करने बैठते तो उन्हें कम से कम 10-20 साल लग जाते उस पोजीशन में आने, वरना हर कोई बचकाना लिखता वो रिजेक्ट हो जाता, उसकी हंसी और उड़ती। चाल ये थी या तो लिखेगा ही नहीं, वो लिखेगा तो बड़ा बेकार लिखेगा, तो लोगों को दिखाएंगे हम, देखो ये हाल है, कुछ नहीं आता, गंवार के गंवार। पहली लाइन ही उस्तादों ने, जिसका भी आप नाम लो, जेएनयू के सारे लोग जो आज आप कहते हैं जेएनयू बचाओ बचाओ, उस वक्त से वो खिलाफ हैं। आप, ये बात है 1990-95 के बीच में, वहां की लाइन चली कि दलित ही दलित के ऊपर लिखे। तो तुलसीराम जी ने बात पकड़ ली, तो बुद्धिमान, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसका अर्थ यह है जिसको प्रसव पीड़ा हो रही है या जिसका हाथ कट गया है और वो किसान है, लेखक नहीं है, अगर उसके बारे में कोई लिख रहा है कहानी, या अवस्थी कहानी लिख रहे हैं या अंबर कहानी लिख रहे हैं, इन्होंने प्रसव अनुभव नहीं किया है, पर उनकी कहानी में संवेदनाएं बराबर से आ रही है, जो स्त्री सहन करती है, तो वो कहानी मानने हैं, स्वीकार है कि उन्हें संवेदनाएं पकड़ी है, दर्द पकड़ा है, पीड़ा पकड़ी। बात लॉजिकल। ये काउंटर था। दलितों ने, एक दो लोगों ने अपने खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र को समझ लिया, ठीक है, और विरोध किया। तब विमर्श के अंदर सभी ब्राह्मण भी जुड़े, क्षत्रिय भी जुड़े, राजपूत भी जुड़े, और सब ने मिल करके पूरी कहानी उपन्यासों की बाढ़ आ गई। कई अनगिनत सेमिनार हुए और राजेंद्र यादव उसके हेड रहे। कभी आप पढ़िएगा पुस्तकों को, राजेंद्र यादव भी किताबें हैं, रविंद्र कालिया है भी किताबें लेकर आइए, मीनाक्षी बहन हमारी अभी लगाइए प्रदर्शनी आपके लिए,
जो किताब पसंद आए जरूर यहाँ से खरीदिए, कम से कम एक एक किताब हर बच्चा ले, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो उस विमर्श में यादव जी ने सबने सफलतापूर्वक जगह जगह दौड़ा। ये वही टीम थी जिसने स्त्री को भड़काया। दोनों विमर्श एक साल के अंतर पर शुरू हुए। स्त्री विमर्श पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें स्त्री पर भरोसा था कि स्त्रियां झांसे में आ जाएंगी, वो झांसे में आई। दलित पर केंद्र अभी जेलेंस्की युद्ध कर रहा है रूस से, उसके लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब न्यूज़पेपर न्यूज़ देख करके वहां के घटनाक्रम को, वहां के लोगों की समस्या को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन जो दाव चला गया था दलित ही लिखेगा, उसका अर्थ ये था कि जो रूस और यूक्रेन युद्ध में वह भाग ले रहा है वो लिखेगा। कितनी उलटबाजी थी या नहीं थी? लेकिन 90% दलित लेखक आज भी इसी पक्ष में खड़े बिना। और नतीजतन आज दिल्ली में दलित लेखक संघ के नाम से 4 या 5 अलग अलग शाखाएं बन गई हैं। एक में अजय नावरिया है, एक में सूरज पड़ाकिया है, आगरा में रहते हैं, एक ने अभी गुजर गई वो महिला थी, रमनिका गुप्ता है ना, अलग अलग लोग शाखाएं बन चुकी हैं। और आज आप देखिए दलित विमर्श पे, दलित साहित्य पे दलितों के अलावा या हमारे जैसे जो दीवाने लोग हैं और कोई नहीं बोलता, और उनकी आवाज एक सीमित दायरे में रह जाती है जो व्यापक हो जानी चाहिए। अगर आप जिंदगी भर दलित या सवर्ण के खांचों में बटे रहना चाहते हैं जिंदगी भर और सदियों तक, तो ऐसे विमर्श को बढ़ावा दीजिए। और यदि आपको इसे मिटाना है कि लाइन मिट जाए, जैसे आप बच्चे लोग हैं, हम या आपके शिक्षक किसी को भी कास्ट वाइज नहीं पढ़ाते। एक कक्षा है, परिवार है, सब बराबर है। मैं भी बराबर हूं, ये बेटी भी बराबर है, ये भी बराबर, सब बराबर, हम सब। अब ये हिंदुस्तान होना चाहिए या जाति में बटा हुआ हिंदुस्तान? क्या चाहिए हमको? सम्मान चाहिए। मेन चीज क्या थी? रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए। कि मैं आपसे आपकी जाति पूछ के बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात पहले करूंगा, मैं आपका पानी पहले पीऊंगा और उसके बाद पढ़ाई की बात करूंगा, मैं आपकी जाति कभी नहीं पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? आपको भी, हम सबको भी किसने बनाया? एक ही व्यक्ति ने बनाया, उसने कोई विभाजन नहीं किया। हम क्यों करें कि हम उससे बढ़कर के हो गए? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, उस विमर्श को आगे जब ले जाया गया तो किताब आई तुलसीराम जी की मुर्दहिया, और उसके बाद उनके दूसरा भाग आया आत्मकथा का मणिकर्णिका। मुर्दहिया आप जरूर पढ़ें, ये मीनाक्षी बहन से मैं कहूँगा ये प्रतियां कभी यहाँ लेकर भी आए बच्चों के लिए। पेपर बैक में है, 200-300 किताब है, 300 पेज, अद्भुत किताब। तुलसीराम जी ने, एक दलित ने आत्मकथा लिखी और पॉजिटिव आत्मकथा लिखी। उसने बताया कि भाई हमारे बचपन में या इसमें हमें यहाँ इलाज ये होता है कि हमें आपकी जमीन चाहिए तो हम आपको वहां पर एक कमरे की कोठरी बना के दे रहे हैं, आप लोग वहां शिफ्ट हो जाइए और बदले में जमीन दे दीजिए। और सभ्य समाज में ये होता है कि पहले आपको हम एक कमरे की कोठरी देंगे, आप वहाँ सेट हो जाइए, उसके बाद हम जंगल फिल्म कंपनियों को, वेदांता को, रियो टिंटो को बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं हुआ। ये हुआ कि इनको डंडे के जो पे खदेड़ दिया, जैसे जानवर भी ऐसा सहन नहीं कर, खदेड़ दिया। एक आध गुस्से होता है, उसने विरोध किया, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? यहाँ सरकार का कुछ भी नहीं है, हमारा ही, हम बरसों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से। वो उस कहानी में जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी थी आगे जाकर के यही बताया गया था, समाधान हो जाए, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, लेकिन उन आदिवासियों के हर परिवार में से 2 लोगों को उस फैक्ट्री में नौकरी दे दी जाए, मुख्य धारा में आ जाए। ये उसका एक विमर्श का रूप था, समाधान था। साहित्यकार, अनुवादक, लेखक और राजनेता भी और समाज सेवी भी और शिक्षक भी समाधान ढूंढता है। हमें समाधानी होना है, समस्या को फैलाना नहीं है, उलझाना नहीं। चाहे आदिवासी हो, चाहे घर में स्त्री विमर्श जब चलता है, स्त्री का विमर्श, और आपको जानकर खुशी होगी, स्त्री के बारे में सारा विमर्श पुरुषों ने किया। इन्होंने किया, उन्होंने बैठकर दिल्ली में आपकी नियति और दशा पर चर्चा की,
आपके बारे में आपकी तरफ से फैसले लिए कि वो उसको ऐसा नहीं वैसा वैसा करना चाहिए, और उसे विद्यार्थियों में, जेएनयू के विद्यार्थियों में, या आपके कहा जाए विश्वविद्यालय अलीगढ़ में और है वहाँ के विद्यार्थियों में, या राजस्थान विश्वविद्यालय में उसको फैला दिया। ये गाइडलाइन आप स्त्रियों के लिए हमने बना दी है, इस पे आपको चलना है, ठीक है। अब ये बताइए, कोई ये बात को मानेगा, कोई स्वीकार करेगा? स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं करेंगी, और भारतीय विदुषी स्त्रियां तो हरगिज नहीं करेंगी। जहां आज की तारीख में ग्रामीण स्त्री भी समझदार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो सब आप उसे आधा किलो बैगन लो, पावर लौकी लो और पावर आपका आलू ले लो, तो पैसे जोड़ लेंगे इसके, पावर के ये हुए ये हुए ये हुए, पैसे है या नहीं है? तो वो स्त्री जब अपना हिसाब किताब जानती है, तो आप पढ़ी लिखी देश की स्त्रियां क्यों मानेगी जाने? तो विमर्श हुआ, हमारे कुछ साथी हैं दिल्ली के, उन्होंने विमर्श किया, बनाया, बड़े आराम से बनाया, हंसते खेलते पीते खाते बनाया कि ये स्त्री पर लागू करें 10। और आप देखिए, एक या दो बार कोई बच्चा अगर ना समझ है, वो एक या दो बार गलती करेगा, पर तीसरे चौथे पांचवें फैसले से वो सही ट्रैक पे आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब समझ जाएंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो खुद अपनी मर्जी से ऐसे विमर्शों में, चाहे दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, वो तय कीजिए, उस पर चलिए। और जब भी कोई आपसे कहे कि स्त्री विमर्श का तात्पर्य औरतों की आजादी है, उस पर हंसी, ये बेवकूफ बना रहा है, ये हमें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। कोई कहे कि दलित को ही अपनी आवाज खुद उठानी चाहिए, लेकिन किस तरह से? आज आवाज उठाने के माध्यम अलग है। आवाज उठानी चाहिए शिक्षा लेकर, कि मैं खुद शिक्षा ले रहा हूं और मेरी बाई, मेरी गली के, मेरे गांव के जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, मैं उन्हें जाकर पढ़ाऊंगा। 3-3 बच्चे बनाने, ग्रुप अपना, किसी भी साल के आप हो, कि हम 3 बच्चे सप्ताह में एक बार इस कच्ची बस्ती में जाएंगे और वहाँ उन्हें साक्षर ज्ञान देंगे, कहानियाँ सुनाएंगे बच्चों की, उन्हें पढ़ने से जोड़ेंगे। एक बड़ा तबका है इस वर्ग का जो आज भी स्कूल नहीं जाता, वंचित है शिक्षा से। क्यों है? सभ्य समाज में, इसमें हम और आप आते हैं, हमें अपनी सेवा करने के लिए क्या चाहिए? सर्वेंट चाहिए, बाइयां चाहिए, नौकर चाहिए। सब पढ़ लिख जाएंगे, सब अपनी हालत सुधार लेंगे, तो सेवा कौन करेगा? इस सोच को तोड़ना है, इसको बदलना है। और एक व्यक्ति अपने पढ़ाई खत्म होने तक अगर एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ा सका, शिक्षा से जोड़ सका, तो उसने देश के प्रति, अपने वर्ग के प्रति और समाज के प्रति अपना फर्ज निभा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात की गंभीरता? ये करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, चाहे बच्ची फर्स्ट ईयर की हो, चाहे एमए के, कोई बच्चे कभी भी कर सकते हैं। और साथ में जब आप करेंगे ऐसा अच्छा काम है शिक्षा से जोड़ने का, तो आपको देखकर 3-4 लोग और मोटिवेट होंगे कि मैं भी करूँगा ऐसा। तो एक ये विमर्श होता है जो आपके हाथों से निकलता है, आपके जहन से निकलता है, और इसके लिए आपको किसी के सहारे की, हेल्प की जरूरत नहीं होती। एक रोटी सब्जी किसी को देने में, एक किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में, पुरानी किताबें जो आप कबाड़ी में बेच देते हैं उसको देने में क्या दिक्कत है? क्या जा रहा है हमारा? ये हमें करना चाहिए। और अंत में पति कहे मेरा खाना कहाँ है, स्त्री जवाब दे कि तुम मेरे बराबर हो, मैं तुम्हारे बराबर क्यों, तो खाना तुम खुद बना लो। ये और जोड़ दिया कि पुरुष अगर शाम को 5-6 बजे घर आ रहा है तो हफ्ते में 3 बार चाय वही बनाएगा अपनी खुद की, और मेरी बनाएगा। ये ऐसी उलट भाषी कबीर से भी हट करके वहां उन लोगों ने कर दी। तो जो दिल्ली की स्त्रियां थी, जो ना समझ थी या कहा अल्ट्रा मॉडर्न थी, वो झांसी तुरंत आ गई, और दिल्ली एनसीआर के लाखों पुरुषों को रातों रात चाय वाला बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? शांति के लिए, ठीक है। फिर आई, उसी किताब में लिखा था, हंस पत्रिका एक है, चलते गए विमर्श उसमें, कि स्त्री की तनख्वाह पर, रुपए पर, कमाई पर किसका हक है? तो एक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के जमाने से और प्राचीन काल से भी,
हमारा भारत, यदि आप पढ़ें इतिहास, तो स्त्री प्रधान व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्ता प्रधान थी, स्त्री हेड होती थी। तो ये तय हुआ कि स्त्री की कमाई, या सिद्धांत है मार्क्स का भी, कि जो मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है, कमाई उसकी, कमाई उसकी। ये बात भी तुरंत जो स्त्रियां कमाती उन्होंने मान ली। अब वो स्त्री क्या करें जो घर संभालती हैं, घर की कंट्रोलर हैं। और हम लोगों ने तो ऐसी स्त्रियां देखी अपनी माँ, दादी, बुआ जैसी, जिनके सामने पूरा घर नतमस्तक था। वो स्त्री विमर्श से पहले से भी पूरे घर की हेड थी, घर को कंट्रोल करती थी, है या नहीं? तो इस विमर्श की कोई जरूरत नहीं थी, पर वो लाया गया पश्चिम के इशारे पर भारत की स्त्रियों को बहकाने के लिए, उनको गलत राह डाइवर्ट करने, स्त्री बाहर आ जाए। तीसरा पॉइंट था स्त्री घर से बाहर आ जाए। ये आप आज भी जो मेरे पुरुष साथी देखते होंगे कि जब आपके घर में कोई मेन फंक्शन होने वाला होता है 1 हफ्ते के बाद, या कहीं शादी में आपको 1 हफ्ते बाद जाना होता है, या महीने भर बाद भी स्त्रियों के पास उन्हीं दिनों में अन्य काम आ जाते हैं कि मेरे पास तो अन्य काम है, या वो बीमार पड़ जाती, या वो जाना नहीं चाहती, अब अकेले जाओ या फिर मत जाओ, या वो कहती मेरे पास ये चीजें नहीं है, लंबी फेरिस्त, ये पहले फरमाइशें पूरी कर दो, फिर मैं जाने के बारे में सोचूंगी। अंत में वो टेंशन क्रिएट होता है। और इस विमर्श का नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ स्त्री विमर्श का, वो स्त्रियों को ही हुआ। स्त्री को घर से बाहर बुला लिया, घर से बाहर आ जाओ शाम के समय, और अपने क्लब समिति बनाओ, वहां जाओ, और वहां पर वही भेड़िए खड़े हुए, साजिश थी। और प्रमाण उसका ये है, गलत एक्शन जो बने हुए आज की तारीख, वो उसी ढर्रे में चल रहा है। उनकी पत्रिकाएं हर एक की अलग अलग पत्रिकाएं, जहां एक सामान्य पत्रिका या किताब सब तक पहुंचती है, और एक विशेष वर्ग की किताब किसी की भी हो, वो एक सीमित दायरे में है, तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए। तो उसके बाद तुलसीराम जी की बात, एक और हमारे लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए, क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने भी इस पे काफी काम किया और सिद्ध किया कि अगर उनके साथ 2 सवर्णों ने बचपन में कोई अन्याय किया, ठाकुरों ने ज्यादती की, तो बड़े होने के बाद 4 सवर्णों ने मदद भी की, हेल्प भी की, तो वो क्लास भेद मिटाया। और ये मैसेज दिया युवाओं में, आप बच्चों में, कि भेद नहीं है, कोई विरोध में नहीं है, सब सपोर्ट में है। और इसी वजह से ये दोनों किताबें, तुलसीराम जी की भी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी, और एक किताब और है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, इसकी है चुरा सिंह बेचैन जी। ये कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, चली जाती है, जिससे आप विद्यार्थी सीखें, डिफरेंस को मिटाएं, दूरियों को पाटें। ये तो हुई एक बात। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, अंतिम 15 मिनट के अंदर। अब क्या करें? क्या ग्रास रूट लेवल पे स्त्रियां सुखी हैं आज? तो कोलकाता में तो स्त्रियां बहुत सुखी हैं, मैंने देखा है। मुझे कई लड़कियां मिली सिगरेट पीती हुई, तो क्या सिगरेट पीना सुखी होने की निशानी है? नहीं, सिगरेट पीना प्रतिरोध है। अब मैं इसको ग्लोरीफाई करके गलत बन जाएगी, जैसे वो मजबूरी है, डर है, वो घुट रही है, बोल नहीं पा रही है, तो सिगरेट पी रही, अकेले है वो भी, घर के बाहर, कायरता, कमजोरी है। आपको प्रतिरोध करना है या कोई घुटन है, तो जिसके प्रति है वहां जाके बोलो, बात करो उससे। तरीका कॉलेज, विश्वविद्यालय, क्लासरूम सिखाते हैं आपका बात करने का, बात रखने का तरीका क्या होना चाहिए। ये डिग्री के मंदिर नहीं है, डिग्री के अलावा ये आपके पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को, सोच को निखारने के स्थान है, आपकी थिंकिंग को, आइडियोलॉजी को डेवलप करने की जगह है। इसका लाभ उठाइए। हर लेक्चरर से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, यहाँ तक कि घोष बाबू बैठे हैं, इनसे भी सवाल पूछा कीजिए फुर्सत में, इसका जवाब दीजिए इस चीज का। तो ये सवाल आपको मैच्योर करेंगे, सवाल आपको आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल सार्थक होने चाहिए, बेफिजूल के सवाल आप एक आध बार पूछेंगे, फिर आप ट्रैक पे आते हैं, तो ये सवाल काम का है, ठीक है। तो उसमें जब आगे बढ़ते हैं, स्त्री की दशा और दिशा देख लीजिए आप, थोड़ी सी बेहतर है।
इसके अलावा एक किताब और आई शरण कुमार लिम्बाले की, क्या नाम था? नहीं, एक और, हाँ, अक्कर माशी। अक्कर माशी का अर्थ है पौना तोला या पौना आना। मैंने पूछा लिम्बाले जी से कि इसका अर्थ क्या है अक्कर माशी का, तो इसका मराठी में अर्थ है पौना आना। दलित है, घोर दलित है। उनका वर्णन सुनेंगे उस आत्मकथा का। मैं आज के संदर्भ में कह रहा हूं कि जो गाय या भैंसें गोबर करती हैं, उस गोबर आप वो नहीं करते, ये नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये विमर्श का एक हिस्सा है। विमर्श ये सिखाता है, मैं आदिवासी से बात शुरू कर रहा हूं, चुका हूं, कि अगर ना तो आप उन्हें छेड़ते, ना उनको आप दबोच के एनकाउंटर करते, और ना ये होता, और हल निकालने के लिए आपसी बातचीत, उनकी समस्या का समाधान, उनकी बातों को सुनना और उनको मुख्य धारा में लाना होना चाहिए। और वो करने के लिए सब तैयार बैठे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ घटनाक्रम दिखाया जाना चाहता है, जरूरी होता है कि भाई 3 साल से उस एरिया में पड़े हुए हैं, क्या एक्शन हुआ? तो ये एक्शन हुआ, दिखा दिया, तो ये रिएक्शन हो गया। तो आपसे ये अपेक्षा होती है। तो जब मैं उस क्षेत्र में गया, दंतेवाड़ा बेल्ट है, वहाँ मेरे मित्र डीजीपी थे सीआरपीएफ के, तो मेरी एक लंबी कहानी उसी विषय पर मैं लिखी थी 10 साल पहले। मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि वहाँ पर कम से कम हजारों आदिवासी लंबे चौड़े 10 किलोमीटर के बेल्ट में रह रहे हैं, छोटे छोटे गांव हैं। वहाँ स्कूल है ही नहीं, अस्पताल तो दूर की बात, बिजली असंभव, उसमें वो रह रहे हैं। 2000 ये बात है 14-13 की, 2013-14 की बात, मनमोहन सिंह सरकार थी। और हमारे आपके जैसी इसी धरती पर इसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो क्या उनको मूलभूत बेसिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? भारत का संविधान उनको भी वही अधिकार देता है जो आपको हमें मिले हुए बराबर। राशन की दुकान से उन्हें राशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा भयभीत कर रखा था कि अगर तुम राशन कार्ड बनवाने भी गए तुम्हें धर लिया जाएगा, तुम्हें धर लिया जाएगा। तो वो खाते क्या होंगे? हवा। इंसान को जिंदा रहने के लिए अन्न तो चाहिए, क्या खाते होंगे? तो बेचारे जो कंद मूल है या वृक्ष की वन उपज है या शहद है या अपना उगाते थे आलू या वो चीजें, वही अपने आप खाते। और सामूहिकता ये थी कि 1 या 2 लोग गांव में से 1 या 2 लोग शहर जाते और सामान ले आते। पैसे कहाँ से आते? इनके पास कोई सोर्स नहीं, कोई पैसा नहीं, तो पैसे आते थे, वन उपज बेचने जाते थे। साप्ताहिक होता था हाट, साप्ताहिक हाट होता है। मुर्गे हैं, खरगोश हैं, कछुए हैं, या आपके मटका भर शहद है, मटका भर शहद के बदले में शहद के व्यापारी वहां आते थे और उन्हें देते थे इतनी सी बोतल में तेल खाने पीने का, सरसों में खूब से लड़ने का, कि उन्हीं के बीच के कुछ लोगों को लिया, उनको ट्रेनिंग दी और पुलिस में भर्ती करके उनके हाथ में हथियार थमा दिए कि उन्हीं के बीच का आदमी उन्हीं को मारेगा। सलवार जुलूम नाम दिया। इसका हिंदी अर्थ होता है अपनी जड़ों की ओर लौटो, घर वापसी, घर वापसी। प्रयोग सफल रहा, नुकसान हुआ, आलोचना भी बहुत हुई और मानव अधिकार आयोग के दबाव में उसको बंद करना पड़ा। और वो व्यक्ति जो डीजीपी था, साहित्यकार था, उससे आज कोई नहीं जानता कि आपने साहित्यकार होते हुए भी निर्दोषों के हाथ से निर्दोषों को मरवा दिया। ये आदिवासी विमर्श 2004 से आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं आता हूं इसको आगे बढ़ाने के लिए तीनों विषयों पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक एक विषय पर 3-3 दिन की 36-36 घंटे की सेमिनार भी कम पड़ती है। और जब मुझसे विषय पूछा गया, मांगा गया 3 दिन पहले, मैंने ये विषय दिया क्योंकि मैं इस विषय पर आप विद्यार्थियों के बीच में तीनों विषय पर अगर ढंग से बोलना हो तो लगभग 118 घंटे चाहिए। कितने चाहिए? 100 विद्वान चाहिए। इतना सुनने का धैर्य आप में है क्या? हम में से किसी में नहीं मिलता है।
कोशिश रहे कि हम 1 घंटे में इस पे आपको रुचिकर ढंग से इसका भला बुरा बता सकें और वर्तमान में क्या आप कर सकते हैं। मेरे हर व्याख्यान का उद्देश्य यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं। और हम अक्सर गलती ये करते हैं कि मेरे लिए कौन कर रहा है, मेरे लिए कोई और करेगा। क्यों भाई? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए देश कुछ करेगा या सरकारें कुछ करेगी तो देश में बनता किससे है? देश हमसे और आपसे। सरकारें कौन चुनता है लोकतंत्र में? हम और आप। तो आप ही सरकार हैं, देश आप ही है, करना आप ही को है, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे आप लोग हो, कोई भी। अब करना क्या, ये मुख्य सवाल आता है कि करें तो क्या करें। उसके लिए तैयारी जरूरी है। जिस तरह से सेना में जाने की ट्रेनिंग जरूरी है, वैसे ही जो जीवन का सफर है उसके लिए उससे ज़्यादा ट्रेनिंग जरूरी है। सेना में तो आप 10, 20, 30 साल बाद सेवानिवृत्त होकर के घर आ जाएंगे। जीवन का समर, जीवन का युद्ध कब खत्म होता है? आखिरी सांस। और उसमें आपको अपने लिए रिजल्ट देना ही देना है, साथ में समाज और देश के लिए भी करना होता है। 3 मोर्चे इस पे अकेले आप लड़ते हैं। हर घर की बाधाएं, हर घर की कंडीशन अलग अलग है और स्त्री पुरुष आपस में सहयोगी हैं, सपोर्टिव हैं। विमर्श ने क्या किया, उसने ये डार्क लाइन में मार्क कर दिया कि पुरुष स्त्री का शत्रु है, स्त्री पुरुष में कोई समानता नहीं है, दोनों पक्के विरोधी हैं। ये विमर्श ने डंके की चोट उस वक्त 90 के दशक में बार बार कहा। कुछ स्त्रियां खुश हो गई। क्या हो गई? कि हमें लड़ने के लिए एक व्यक्ति और मिल गया। इसके पुरखों ने 300 साल पहले, 150 साल पहले, 500 साल पहले वैदिक काल में हम स्त्रियों के बारे में बड़ा अनशन कहा था। इसने स्त्रियों को बड़ी दुर्दशा की थी, अत्याचार किए थे। तो हम आज इससे बदला लेंगे। क्यों लेंगे भाई? किया उसने था सैकड़ों साल पहले, जब नासमझ थे, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। और आप आज के पढ़े लिखे इंजीनियर से, शिक्षक से या डॉक्टर से बदला लोगे? क्यों लोगे भाई? और बदला लेने ही क्यों है? ऊपर से पुरुष समझदार थोड़ा बन गया या बनना पड़ा, उसने वैसे ही हाथ जोड़ दी कि मैं नतमस्तक हूं आपके आगे, बदले का सवाल नहीं उठता। ये फिर भी बदला ले गया। अरे बदला क्या लोगे और क्यों लोगे, किससे लोगे? ठीक है। दूसरी बात ये चली, जो आज भी आप देखते हैं विमर्श का, जिसका मैं स्त्री वाले पे खत्म करता हूं, कि स्त्रियों ने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे। हम क्या खाना बनाने में पैदा हुए? अब ऐसी बेवकूफी भरी बातें वहां आई। खाना बनाना या नहीं बनाना ये घर का, हस्बैंड वाइफ का, परिवार का निजी मामला है। उसमें कोई भी दखल नहीं कर सकता, न करना चाहिए। भड़का दिया गया कि तुम्हें तो खाना बनाने की मशीन बना रखा, स्त्री को भी लगा। और ये व्यवस्था आज भी देखते हैं भारत के हर शहर में। सप्ताह में 3 दिन जो फूड स्ट्रीट होती है हर शहर में, वहाँ पति पत्नी बच्चे के साथ मिल जाते हैं। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, ये खाना हो गया। कि आज शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा, स्त्री को आराम मिले। गलत थिंकिंग थी, गलत पॉलिसी थी। पढ़ी लिखी स्त्री ने विरोध किया और जो स्त्री दिल्ली वाली भी अलग हो गई, वो आज पानी पी पी कर कोसती है कि हमें गुमराह किया, मिसगाइड किया, परिवार टूट गया, तलाक हो गए। बहुत से पति या परिवार नहीं माने कि आपको इतनी आज़ादी दे दी जाए कि आप जो चाहे करें, अलग हो गए। बच्चों ने सफ़र किया। हजारों परिवार दिल्ली या एनसीआर में वो तलाकशुदा बैठे थे। तो वो नुकसान हुआ। आज वही स्त्री अब उम्र के 50 या 60 साल की है, मतलब विद्रोह किया था, आज पछताती है। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और उसी अकेलेपन में उन स्त्रियों को रहना है। उधर पुरुष भी सुखी नहीं है। परिवार टूटने का जितनी तकलीफ स्त्री को होती है उतनी ही पुरुष को होती है। बच्चे का क्या करेंगे आप? तो परिवार टूटने के बुरी घटनाओं से स्त्री विमर्श का समापन हुआ। उसके बाद जो विमर्श अब चल रहा है वो है सह विमर्श, जिसमें स्त्री है, पुरुष है, परिवार है। इसको नाम दिया गया परिवार विमर्श, कि परिवार को और बेहतर बनाया जाए, परिवार को और
मजबूत बनाया जाए, ये विमर्श अभी केंद्र में है, चल रहा है और इसकी अगुवाई इसको हेड स्त्रियां ही कर रही हैं, जो चाहती है कि हस्बैंड वाइफ के अलावा परिवार में एक बुजुर्ग परिवार भी रहे, हमारे माता पिता भी साथ रहे। उस वक्त एक बेवकूफ़ी और की गई थी, लंबा चिट्ठा है स्त्री विमर्श का, कि जब स्त्री अपना घर छोड़ के आती है पति के घर, तो पति को भी, पुरुष को भी अपना माँ बाप को छोड़ना चाहिए, बराबरी की बात। ऐसी बेवकूफ़ी इसमें तो शुक्र है कि लड़की के माँ बाप ने ही शर्म के बारे में मना कर दिया कि नहीं भैया ऐसी बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। तो लड़की तो घर पहुंच गई थी, माँ बाप की आइए आप मेरे साथ चलिए और ससुराल में रहिए मेरे साथ, ये अलग रहिए। तो वो तो माँ बाप समझदार थे, उन्होंने उसको रोक दिया बेवकूफ़ी। तो कहने का दिया मित्रों में इसको समापन कर रहा हूँ स्त्री विमर्श का, कि जब आपके बारे में आपका विमर्श, आपकी सोच, आपके फैसले किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में, कैरियर में दूसरे तय करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लें, आपसे पूछना चाहिए, आपसे चर्चा होनी चाहिए और आप भी जो कॉमन सहमति के बिंदु हैं उस पर सहमत। आदरणीय अतिथि हैं, वक्ता हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय से आग्रह करूँगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकारी सर से आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज हम जिस प्रयोजन से यहाँ एकत्र हुए हैं, और ये प्रयोजन, ये मौका बहुत ही संक्षेप सूचना के तहत आई, और ये कहें कि सूचना से ही सौभाग्य आता है। सौभाग्य बनाया नहीं जा सकता है, बन जाता है। और कल अचानक से मुझे हमारे उचित न रह जाएँ, इस चिंता में मैंने अपने मित्रों से संपर्क किया, और मित्र का काम यही होता है कि वो अपने मित्र की चिंताओं का शमन करे। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय अंबर सर से, और जो यहाँ उपस्थित नहीं, इसी बातचीत में सबसे बड़ा आभार मैं सर का रखूँगा कि उन्होंने बहुत सहजता से इसके लिए हामी भर दी। मंच पर उपस्थित आज के विशिष्ट व्याख्यान सत्र के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर संदीप अवस्थी जी का हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय कुल सचिव महोदय, माननीय वित्त अधिकारी महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे छात्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जाने माने आलोचक, शिक्षाविद, वेदांत विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर संदीप अवस्थी जी का मैं परिचय देना चाहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आप एक या दो नहीं बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मानों द्वारा सम्मानित हुए हैं। जैसे मॉरिशस के हिंदी सचिवालय द्वारा साहित्य भूषण सम्मान, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय साहित्य भारती सम्मान, कमलेश्वर सम्मान के अतिरिक्त 50 से भी अधिक सम्मानों से। In the academia for the past 4 decades, it is almost 40 years. I became a college teacher in 1984, long before you all were born. And I have listened to so many lectures by great scholars, academicians, but it was indeed a very wonderful experience for me, even at this age, ripe age of 63, to listen to the lecture of Dr. Sandeep Avasthi. In fact, when the topic of the lecture was suggested to me, the topic being समकालीन विमर्श और उच्च शिक्षा, दलित स्त्री और आदिवासी विमर्श के संदर्भ में, then at first I was very much puzzled, because these three
components. Stree, Adivasi, Dalit. These are three different areas which call for different treatment and detailed analysis. Compress or rather, attune his speech in a way so that all these components could be addressed. But as I listened to the lecture of Dr. Awasthi, I had realized that if you are a good speaker, if you have sound command over what you are discussing, then you can bring together all the different components which call for diverse or different treatment. And I congratulate on my behalf and also on behalf of the university, Dr. Awasthi, extend my thanks. In fact, when the special lecture was suggested by Dr. Abhijit Singh, I mentioned it to Professor Damodar Mishra, our Vice Chancellor, who immediately agreed, and as he could not be present today, he asked me to extend all help to the department so that the seminar or the special lecture could be held. So I think that सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।